तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखाने वाला हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या होता है, इसमें कैसे कैसे वाक्य होते हैं और इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो हम टेंस ये पढ़ने वाले हैं इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। अब जैसा कि हर बार होता है, टेंस शुरू होता है तो उसकी पहले पहचान कराई जाती है। पहले हम कैसे पहचानेंगे कि यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर पहचान लिखा हुआ है, चलिए पहले पहचान को देखते हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो बड़े पेशेंस के साथ देखिएगा और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जो चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करने लायक हैं, आप उस चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे, जिससे भविष्य में वो चीज़ें आपको काम दे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पहचान से। पहचान क्या कहता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ ई ए आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। बच्चों, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक ऐसा टेंस है, इसका दो तरीके से पहचान की जाती है। दो तरीके से। पहला पहचान है ता था, ती थी और ते थे। और दूसरे तरीके से अगर ता था, ती थी, ते थे नहीं आया तो आ ई ए आएगा। बच्चों, इसको समझना बहुत ही आसान है। आप पेशेंस के साथ हम जो आपके सामने बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको इस टेंस की पहचान 2 मिनट में एकदम कवर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ता था, ती थी, ते थे। मतलब अगर कोई हम वाक्य बोले आपके सामने और उस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आना चाहिए। जैसे मैं जाता था, वह आती थी, हम लोग पढ़ते थे, पिताजी ऑफिस जाते थे, मम्मी रोज सुबह में उठती थी। मतलब कोई भी क्रिया है, क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे वाक्य रहता है। एक दूसरे तरीके से पहचान है, अगर हम कोई वाक्य बोले, वाक्य के अंत में आ ई ए, कोई काम किया, किए, की, ऐसा वाक्य रहेगा। की, किए। अगर ऐसा वाक्य निकल कर आता है या भाव निकल के आते हैं तो आप उस वाक्य को भी कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे आ ई ए पे, जैसे मैं गया, वह आई, हम लोग गए, मम्मी खाना बनाई, बनाई, हम लोग गए, गए, पापा आए, आए, ठीक है, वह आया, वह आया, आया, आ। तो इस प्रकार का जो भाव होता है आ ई ए, कोई काम किया। भारतीय टीम मैच खेली, मैच खेली। हम लोग मैच जीते, मैच जीते, ए आ ई ए। तो बच्चों, अगर इस भाव को आप समझ पा रहे होंगे तो इस टेंस की दो तरीके जो पहचान होती है वही है कि ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए, इस प्रकार से आएगा। तो जैसा हर बार अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, हम उसका ट्रांसलेशन भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख पा रहे हो लिखा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। जैसा कि हर बार हर टेंस में अलग अलग टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका डिड। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इस टेंस की क्या है? डिड। बच्चों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। और इस डिड की खासियत है कि विथ ऑल सब्जेक्ट, मतलब सभी कर्ताओं के साथ। मतलब इसका यूज कैसे होगा? तो इसका यूज ऐसे करना है कि चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ डिड का प्रयोग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर इसीलिए लिखा है विथ ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब चलिए हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ सेकंड लिखा है, टू लिखा है, इसका मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि वैसे जनरली क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है फिर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। बच्चों, आपको ये मालूम होगा कि क्रियाएं जितनी भी होती हैं, मेन वर्ब जितनी होती हैं, उनके फॉर्म्स होते हैं, उनके रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म। ये 3 रूप होते हैं मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आप मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं जानते या सेकंड फॉर्म को या जो है फर्स्ट फॉर्म को या इनके रूप को नहीं जानते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो लेक्चर डेवलप कर देंगे कि क्रियाओं के रूप कैसे कैसे होते हैं और कितनी होती है, वो सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। फिलहाल में अभी के लिए आप ये जान जाइए कि क्रिया के सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा दें कि जैसे अगर कोई क्रिया है गो, क्या है गो, तो इनके क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट और गॉन। ये देखिए बच्चों, गो, वेंट, गॉन, ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी आप मेन वर्ब रखेंगे, हर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा, सेकेंड फॉर्म चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये पहला सेंटेंस लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। वह यहाँ से चला गया। नियम के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म को रखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, वह यहाँ से चला गया। चला गया ही, क्योंकि वहाँ वह है तो ये ही है, कोई पुरुष है ही। अब जो भी मेन वर्ब है उसका हम सेकेंड फॉर्म रखेंगे। सेकेंड फॉर्म चला गया, चले जाना मतलब गो। अब गो का जो सेकेंड फॉर्म है अभी हमने आपको बताया, इसमें होगा वेंट। ही वेंट, वो चला गया। अच्छा, अब बच्चों मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म तो हो गया, अब हमें रखने की जरूरत है ऑब्जेक्ट। तो पहले इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये समझते हैं। अगर जो बच्चा ये पहली बार हमारा वीडियो लेक्चर देख रहा होगा उसको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका वाला जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे जाकर ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, कैसे पहचानते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बता दें बच्चों, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के सीधे बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड, और इस सेंटेंस में अदर वर्ड है यहाँ से। यहाँ से की अंग्रेजी हो जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम हियर। यहाँ की अंग्रेजी हियर और से की अंग्रेजी फ्रॉम, फ्रॉम हियर। ये सेंटेंस हो गया ही वेंट फ्रॉम हियर, वो वहाँ से यहाँ से चला गया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ एक साथ गाना गाई। गाई देखिए पहचान है, आ ई ए, तो गाई, ई आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सबसे पहले हम इतने बड़े सेंटेंस में लड़कियाँ एक साथ गाना गाई, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है लड़कियाँ, और लड़कियाँ को कहेंगे गर्ल्स। क्या कहते हैं, गर्ल्स। गर्ल्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल बच्चों, आप बताइएगा। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तो बात नहीं है, सीधे हम मेन वर्ब रखेंगे। तो मेन वर्ब जो भी रहेगा वहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो गाना है, जिसको हम सिंग बोलते हैं, और सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग। क्या होता है, सैंग, SANG। तो गर्ल्स सैंग, लड़कियाँ गाई, गाई। अब आप ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, अब हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट का, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, गाई। क्या गाई, गाना, सैंग ए सॉन्ग, एक गाना गाई। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात हो गई, ए सॉन्ग। अब हम अदर वर्ड की हमें जरूरत है, अदर वर्ड है एक साथ, और एक साथ को कहते हैं टुगेदर। क्या कहते हैं, टुगेदर। तो देखिए इस प्रकार से सेंटेंस हो गया कि गर्ल्स सैंग ए सॉन्ग टुगेदर। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, और अफर्मेटिव का लास्ट सेंटेंस है, वह हमेशा अकेले पढ़ता था। देखिए बच्चों, इस मैंने बताया ना कि इस टेंस में 2 तरीके से पहचान होता है, एक ता था, ती थी, ते थे, एक आ ई ए। ये बहुत खास चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 2 तरीके से पहचान होती है, एक ता था, ती थी, ते थे, और आ ई ए। तो कभी ऐसा सेंटेंस आए कि गाया, गाई, गए, पढ़े, लिखे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो चलिए, वह हमेशा अकेले पढ़ता था। इस सेंटेंस में हम वह अकेले पढ़ता था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे ही, सब्जेक्ट हो गया मेरा ही। अब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जो भी मेन वर्ब है उसका सेकेंड, पढ़ना। पढ़ना तो रीड होता है, और रीड का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो रेड होता है। वो होता स्पेलिंग में सेम है बट प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग सेम है। तो रेड, ही रेड, वह पढ़ता था अकेले, अकेले। अब बच्चों एक चीज़ और भी ध्यान देना है, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे आएंगे अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड इसमें हम ले लेंगे हमेशा अकेले, यही अदर वर्ड है। तो हम पहले अकेले की अंग्रेजी लिखेंगे अलोन,
अलोन, और फिर हमेशा, हमेशा की अंग्रेजी ऑलवेज। तो देखिए इस प्रकार से सेंटेंस बन गया कि ही रेड अलोन ऑलवेज। तो चलिए बच्चों अब निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में पहले हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ट्रांसलेशन बनाने में बड़ा हेल्प करता है। तो पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब हम आपको स्ट्रक्चर बताने से पहले एक चीज़ बता दें बच्चों कि निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डिड का प्रयोग करना होगा। जैसा मैं वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है आपका डिड। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड रखना है, फिर लगाना है आपको नॉट, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये भी एक चीज आप ये देख पा रहे होंगे कि अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चल रहा था, सेकेंड फॉर्म। लेकिन डिड के साथ जब सेंटेंस निगेटिव हो जाए या इंट्रोगेटिव हो जाए तो डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बाकी प्रोसेस वैसे ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। पहला सेंटेंस लेते हैं कि वह नौकर चोरी नहीं करता था। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अब आप ये बताइए कि वह नौकर चोरी नहीं करता था, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह नौकर। तो यहाँ पर बच्चों आप ये गलती ना करना कि वह नौकर की अंग्रेजी ही सर्वेंट लिख दे, ही सर्वेंट नहीं होगा बल्कि दैट सर्वेंट होगा, वह नौकर। तो अब हम लिखेंगे दैट सर्वेंट, वह नौकर, सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट, डिड के साथ नॉट। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके साथ लगाएंगे नॉट, डिड नॉट। अब जो भी मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो चोरी नहीं करता था, चोरी करना की अंग्रेजी होता है कमिट थेफ्ट, चोरी की अंग्रेजी बच्चों थेफ्ट होता है, करना की अंग्रेजी कमिट होता है। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर करना की अंग्रेजी तो डू होता है, नहीं बिल्कुल होता है डू, ये इसमें गलत नहीं है, लेकिन चोरी करना के सेंस में हम करना की अंग्रेजी डू नहीं लगाते बल्कि कमिट लगाते हैं, कमिट, COMMIT। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करता था, कमिट, COMMIT, कमिट, और चोरी को बोलते हैं थेफ्ट, क्या कहते हैं, थेफ्ट। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो दैट सर्वेंट डिड नॉट कमिट थेफ्ट, वह नौकर चोरी नहीं करता था। अब अगला सेंटेंस लेते, तुम उसे संदेश नहीं भेजते थे, तुम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, डिड नॉट चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, और मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही बताया था सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग होता है, सभी के साथ। तो डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भेजते थे, भेजना होता है सेंड, भेजते थे, क्या भेजते थे, संदेश, संदेश मतलब मैसेज। तो यू डिड नॉट सेंड मैसेज, MESSAGE। अच्छा एक चीज और बच्चों, मैसेज के बाद इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि भेजते थे, क्या भेजते थे, संदेश, ये ऑब्जेक्ट मिला। किसे भेजते थे, उसे, वो कोई व्यक्ति था तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिम, या मान लीजिए कोई स्त्री थी तो हम लिखेंगे हर। तो देखिए इस प्रकार से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और बच्चों की, यहाँ टू का प्रयोग होगा, टू, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे टू, फिर लिखेंगे हिम, या फिर हर लिखेंगे। मान लीजिए जिसे भेजने की बात हो रही है वो कोई पुरुष है तो टू हिम, या अगर कोई स्त्री है या महिला है तो टू हर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सेंटेंस हो गया, यू डिड नॉट सेंड मैसेज टू हिम या टू हर, क्योंकि सेंटेंस में कह रहा है कि तुम उसे संदेश नहीं भेजते, तो उसे जिसको भेजने की बात हो रही है, मान लीजिए कोई स्त्री है तो यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन ने उसे गाली नहीं दिया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है मोहन। इसके बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग, डिड नॉट। इसके बाद मेन वर्ब जो भी होगा उसका फर्स्ट फॉर्म चलेगा। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो है गाली देना, गाली को बोलते हैं, गाली देना को एब्यूज, क्या होता है,
एब्यूज, गाली देना। तो मोहन डिड नॉट एब्यूज, मोहन ने गाली नहीं दिया। अब यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसे, उसे जिसे गाली देने की बात हुई। मान लीजिए कोई पुरुष है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिम, या मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई लड़की है, महिला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर। इस प्रकार से मोहन डिड नॉट एब्यूज हिम या मोहन डिड नॉट एब्यूज हर, क्योंकि जिसे गाली देने की बात हो रही, मान लीजिए कोई स्त्री है तो यहाँ पर हर लिखेंगे। तो चलिए इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आके देखते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंसेस उससे संबंधित हैं। तो जरा देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में स्ट्रक्चर लिखा है। पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं फिर सेंटेंस पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप स्ट्रक्चर में फर्स्ट में आप यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो रहा है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगा, ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगा ना, तब ट्रांसलेशन डिड से चालू होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। और जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है आप जानते होंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, यही तो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। तो अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, सॉरी यहाँ पर वाक्य के बीच में अगर आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द, तब आप स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को फॉलो करेंगे। और एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है और साथ साथ नहीं शब्द आया है, मतलब नॉट आया है, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट को लगाएंगे। तो चलिए एक एक चीज को हमने आपको बताया। आप सेंटेंस लेते हैं पहला, क्या उस समय बंदर सब्जी खाते थे। ये सेंटेंस है आपके सामने कि क्या उस समय जो है बंदर सब्जी खाते थे। तो सेंटेंस की शुरुआत आप देख रहे होंगे कि क्या से हो रहा है, तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे, पहला, क्योंकि जब वह क्या से चालू होता है तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये ध्यान दीजिएगा, आप रट लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगा तब ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में बनेगा वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो चलिए हम सबसे पहले डिड को रख देते हैं। और इस टेंस में ये खासियत है कि डिड सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। सब्जेक्ट आपका कोई भी है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ। डिड के तुरंत बाद कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को रखिए, क्या उस समय बंदर सब्जी खाते थे, बंदर, बंदर, मंकीज, मंकीज, MONKEYS, मंकीज सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाते थे, खाते थे मतलब ईट, ईट फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खाते थे, क्या खाते थे, सब्जी, वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। अच्छा, डिड मंकी ईट वेजिटेबल। अब कह रहे हैं कि उस समय, ये अदर वर्ड है, उस समय, तो उस समय को हम कहेंगे दैट टाइम, और क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दैट टाइम, उस समय। अब आते हैं यहाँ, इस सेंटेंस को भी आप देख रहे हैं क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या से जब सेंटेंस की शुरुआत होगा तो आप डिड से, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। क्या तुम्हारी बहन रात में पढ़ती थी, तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ती थी, रीड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, पहले देखते हैं, क्या तुम्हारी बहन रात में पढ़ती थी, क्या पढ़ती थी, कुछ बताया नहीं गया, इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सीधे आते हैं अदर वर्ड पे। अदर वर्ड है रात में, रात में की अंग्रेजी होता है एट नाइट, एट नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इस सेंटेंस को देखते हैं बच्चों, चोर रात में कब आते थे, चोर रात में कब आते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के बीच में आ रहा है। और जब वाक्य के बीच में आ रहा है तो आपका स्ट्रक्चर नंबर सेकंड फॉलो होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन, व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चोर, कह रहे कि चोर रात में कब आते थे। तो यहाँ जो चोर है वो कोई सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, एक चोर नहीं कई चोर थे, वो रात में कब आते थे। तो व्हेन डिड थीव्स। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, थीव की स्पेलिंग बच्चों ऐसे होता है THIEF, थीफ, ये सिंगुलर में है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनता है ना तो इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। थीव्स जो प्लूरल में होता है वो होता है THIEVES, ये होता है थीव्स,
चोर की अंग्रेजी प्लूरल फॉर्म में। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। आप कह रहा है नाट लगाइए, नाट तो लगेगा नहीं क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया, तो सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आते थे मतलब कम। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, सीधे अदर वर्ड की बात करेंगे। तो रात में, अभी रात में की अंग्रेजी यहाँ पर एट नाइट बताया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एट नाइट क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस होगा व्हेन डिड थीव्स कम एट नाइट। अगला और अंतिम सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस की खासियत है बच्चों की प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नई शब्द आया है, तो इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद नाट हम लगा के बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों, वाई, वाई। इसके बाद डिड लगाएंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग। अब सब्जेक्ट, वह रात में बाहर अकेले क्यों नहीं जाता था, तो वह ही, वाई डिड ही। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द आया है, तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी इसमें मेन वर्ब है, जाता था, गो, जाता था, गो। अब गो के तुरंत बाद एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में ना गो शब्द आए, जाने की बात होगी, गो शब्द आए, तो जहां जाने की बात होती है ना उसके तुरंत बाद उसी को लिख देते हैं, गो के तुरंत बाद। ठीक इसी प्रकार से अगर कम शब्द आए, कम मतलब आना, तो जहां पर आने की बात होती है ना उसके तुरंत बाद उसी शब्द को या उसी प्लेस को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जाने की कहाँ बात हो रही है, बाहर, गो आउटसाइड, आउटसाइड। अगर यहाँ पर केवल आउट भी लिखेंगे तो भी सही है, आउटसाइड भी लिखेंगे तो भी सही है। तो गो आउटसाइड। अब यहाँ पर बाहर की अंग्रेजी हो गया, नहीं की अंग्रेजी हो गया, जाता था की अंग्रेजी हो गया, वह की अंग्रेजी हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अदर वर्ड के रूप में, वैसे तो अदर वर्ड ये भी है, लेकिन अदर वर्ड के रूप में अब केवल बचा है अकेले और रात में। तो इसकी अंग्रेजी आप अकेले आप सबसे पहले रख सकते हैं, या रात में की पहले अंग्रेजी लिख, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलो अकेले की अंग्रेजी लिख लेते हैं, तो अलोन, अलोन। और रात में मतलब एट नाइट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म बन गया कि व्हाई डिड ही नॉट गो आउटसाइड अलोन एट नाइट, कि वह रात में बाहर अकेले क्यों नहीं जाता था। तो देखिए बच्चों कितने आसान और कितने सिंपल तरीके से हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा दिया। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक निवेदन हम आपसे और करेंगे कि अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कम से कम अपने फ्रेंड में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी आप एक जगह इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो उस बच्चों तक या उस ज़रूरतमंद तक पहुंच सकते हैं जिसकी इसकी ज़रूरत हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।